हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सिक्कर। और अपना चैप्टर 4th कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। बड़े बड़े चैप्टर्स थे पूरी फिजिक्स के अंदर। चैप्टर 1, 2, 3, 4 12th की फिजिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनमें टाइम लगता है और अपने टाइम लगा के ही इनको चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर 5। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। नोट्स बनाते हुए चलना, फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स को छोड़ना नहीं है, नोट्स बनाते हुए चलना। तो चैप्टर नंबर 5 अपने पास में है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब समझो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो हमने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर ताकि अपना टाइम सेव हो जाए थोड़ा सा। फर्स्ट इसके अंदर आता है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होती है, सब जानते हैं मैग्नेट क्या होती है। जैसे मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे अट्रैक्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी रहती है। और दूसरा ये मैग्नेट काम करती है डायरेक्शन बताने का कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, यानी कि अपना नॉर्थ कौन सा है, जियोग्राफिकल नॉर्थ कौन सा है, जियोग्राफिकल साउथ कौन सा है, वो डायरेक्शन भी कौन बता सकता है, ये मैग्नेट बता सकता है। क्योंकि यदि मैं फ्रीली सस्पेंड इसको कर दूं और ऐसे रोटेट करके छोड़ दूं तो इसका नॉर्थ हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ चला जाता है, इसका साउथ हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ चला जाता है। तो अपन को पता चल जाता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसका मतलब ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी आती है, यानी कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी रहती है। और ये जैसे स्मॉल पीसेज मान लो आयरन के हो गए, कोबाल्ट के हो गए, निकल के हो गए, इनके स्मॉल पीसेज जो होते हैं उन स्मॉल पीसेज पे अट्रैक्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी रखती है। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं मैग्नेट। ठीक है, देन मटेरियल विच इज हैविंग अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेट। और अट्रैक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे अट्रैक्शन फोर्स लगाने की जो मैग्नेट की अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अट्रैक्शन फोर्स लगाती है उस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया जाता है, मैग्नेटिज्म। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में आता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल जो अर्थ के ऊपर नेचुरली मिलती है, ठीक है, जिसको कुछ बनाया नहीं गया है, जो अर्थ को यदि खुदाई करते हैं तो अपन को जो मैग्नेट्स मिलती है उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट का जो एग्जाम्पल होता है, इसको जो माना जाता है इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसको बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरली अपन को मिलती है, जो इसमें ह्यूमन ने अपने मतलब ह्यूमन ने नहीं बनाया, जिसको जो नेचुरली मिल रही है अपन को। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं नेचुरल एयर है, तो नेचुरल एयर क्या चीज़ है, जो इन्वायरमेंट में बनी हुई एयर है, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं नेचुरल एयर। ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो ह्यूमन मेड मैग्नेट्स होती है, ठीक है, जिसको अपन ने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया गया है, ऐसे मैग्नेट्स को नाम देते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट कई तरह की हो सकती है। जैसे यदि अपन बनाएं, जैसे मान लो ऐसे मैंने कुछ बना दिया, तो ये जो मैग्नेट है इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो इसको अपन नाम देते हैं बार मैग्नेट। अपने कोर्स में बार मैग्नेट ही है मेन, तो अपन पूरे चैप्टर में बार मैग्नेट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि ऐसी कोई मैग्नेट अपन ने बनाई है, ठीक है, इस तरह से ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, और यदि ऐसी कोई मैग्नेट अपन ने बनाई है इस टाइप की सी, ठीक है, ये जो मैग्नेट है यदि याद हो तो अपन एक चीज़ पढ़ी थी, हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये अपन ने अपनी सुविधा के अनुसार जैसे अपन को चाहिए होती थी शेप, वैसी अपन ने बना दी। तो ऐसे मैग्नेट्स को नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो ह्यूमन मेड मैग्नेट्स होती है उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल। भी आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है जो अपन ने बनाए आर्टिफिशियली बनी हुई है, तो ऐसे मैग्नेट्स को नाम देते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेक्स्ट अपने पास में आता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, ऐसे मैग्नेट्स जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या, अट्रैक्शन फोर्स लगाने की, वो इनफाइनाइट टाइम तक बनी रहे, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो। जैसे इसके अंदर मान लो ये मैग्नेट है, तो ऐसा नहीं कि टाइम के साथ में ये धीरे धीरे आयरन में या मान लो नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैग्नेटिज्म की इसके अंदर प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक ये मैग्नेट ही बनी रहे। तो ऐसी मैग्नेट को नाम दिया जाता है परमानेंट मैग्नेट। ह्यूमन मेड मैग्नेट्स भी होती है जो परमानेंट मैग्नेट होती है,
ह्यूमन मेड मैग्नेट जो बनती है, जैसे हार्ड स्टील की जो बनाई जाती है वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाई जाती है, ठीक है। ऐसे एल्निको जो होता है, एल्निको जिसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकल, तो ये भी क्या है, ये भी परमानेंट मैग्नेट्स बनाई जाती है। तो हार्ड स्टील, एल्निको, इन सब मटेरियल्स अपन क्या बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनफाइनाइट टाइम तक चली रहती है, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होती। टेम्परेरी मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अपन को जब तक चाहिए तब तक काम में लेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। जैसे मान लो एक इस तरह से अपने पास में रॉड है, समझना इस चीज़ को, ये रोड है, अभी फिलहाल क्या है, ये रोड ऐसे रखी हुई है और वायर इसमें ऐसे लपेटे हुए हैं, सोलेनोइड है एक तरह से, ठीक है। जब तक इसमें मैंने करंट फ्लो नहीं करवाई, इसमें किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो करवा दी, ठीक है, इस तरह से, तो अपन जानते हैं कि करंट जब ऐसे फ्लो करवाएंगे तो ये वाला नॉर्थ पोल बन जाता है और ये वाला साउथ पोल बन जाता है, तो ये एज अ मैग्नेट काम करने लग जाता है। तो जब तक अपन को मैग्नेट की फॉर्म में इसको काम में लेना है तब तक तो करंट फ्लो करवाते रहेंगे। फिर जैसे ही मुझे इसको मैग्नेट की फॉर्म से हटाना है तो मैं करंट फ्लो करवाना बंद कर दूंगा, तो ये नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। तो ऐसे मैग्नेट्स को अपन नाम देते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, जिनके अंदर करंट फ्लो करवाने पर या जिनके अंदर जितने टाइम तक अपन को रिक्वायरमेंट होती है उतने टाइम तक तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनी हुई रहती है, उसके बाद में उसके अंदर से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे मैग्नेट को अपन नाम देते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। ये तो अपने पास में कुछ मैग्नेट्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्या चीज़ है, ठीक है। मेन चीज़ अपनी ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, इसको समझो, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने सामने लिखी गई है बोर्ड के ऊपर, वन बाय वन अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की कि इसमें क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इसमें लिखा गया है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो अपन जानते हैं मैग्नेट के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी कोरोना हो गया क्या, पता नहीं है। चलो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्यों होती है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक मैग्नेट है, ऐसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसा ही है। इस मैग्नेट के पास में मैंने कोई आयरन का, मान लो एक तरह से आयरन के स्मॉल पीसेस को मैंने यहाँ पे या तो कोई याद कर रहा है और या फिर कोरोना हो गया। याद अपन को कोई करने वाला है नहीं, लगता है कोरोना ही हो गया। चलो, तो हाँ, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे। तो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास में यदि मैंने आयरन के स्मॉल पीसेस को लाके छोड़ दिया तो आयरन के जो स्मॉल पीसेस हैं वो स्मॉल पीसेस इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो आयरन के इस तरह से इसके ऊपर चिपका दिए जाते हैं, ऐसे, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ चिपकते हैं, थोड़े बहुत यहाँ सबसे ज़्यादा चिपकते हैं, फिर यहाँ कम हो जाते हैं, फिर यहाँ सबसे ज़्यादा चिपक जाते हैं। समझ में आ रही चीज़। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये आयरन के स्मॉल पीसेस को, ये कौन से पीस है, आयरन के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा लेता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं इसके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और ये जो स्मॉल पीसेस चिपकते हैं वो स्मॉल पीसेस, ये देखो सबको दिख रहा होगा इस चीज़ में कि ये स्मॉल पीसेस के कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ ज़्यादा चिपकते हैं, चिपक रहे। इसका मतलब जो इसके पोल्स होते हैं वो एकदम कॉर्नर्स पे नहीं होंगे, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। वो कितने अंदर की तरफ होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि बीच में भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कम होती है, कॉर्नर्स पे भी कम होती है, कॉर्नर्स से थोड़ा सा अंदर की तरफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन नाम देते हैं इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकेंड अपना आता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अभी अपन ने देखा था, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से फ्रीली हैंग कर दूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में ये हो सकती हो, मान लो वर्टिकल नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल मोशन ये ले सकती हो। तो अब यदि मैंने इसको मान लो घुमा फिरा के इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये वापस इसका नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और साउथ की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रही चीज़। यानी कि मान लो ये नॉर्थ यदि है तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और यदि ये साउथ पोल है तो ये इधर जियोग्राफिकल साउथ पोल है। इसका मतलब ये अपन को डायरेक्शन बता सकती है। अब जैसे अपन अर्थ, जैसे मान लो अपन एक तरह से ग्राउंड पे हैं,
तब तो अपन को पता चलता है कि यहाँ भी नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। लेकिन मान लो समुद्र में कहीं चले गए, बीच में फंस गए, वहाँ तो मैप रहता है तो वो ये बताते हैं कि यहाँ भी अब नॉर्थ में इतने एंगल से घूम जाओ, साउथ में इतने एंगल से घूम जाओ। पहले पता तो चले नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। वहाँ नहीं पता चलता, वहाँ तो समुद्र पानी के बीच में क्या पता चलेगा नॉर्थ किधर साउथ किधर, ठीक है। तो उसमें क्या देखा जाता है, फिर वहाँ पे वही मैग्नेट की हेल्प से, वही एक मैग्नेट उनके पास में रहती है, उसकी हेल्प से देख लेते हैं कि यहाँ भी ये नॉर्थ है और नॉर्थ से अपन को 30 डिग्री एंगल पे टर्न लेना है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पे टर्न ले लेंगे, ठीक है। यानी कि अपन को डायरेक्शन भी इस मैग्नेट की हेल्प से पता चल सकती है, तो इसको अपन नाम देते हैं इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाके रुकता है, और मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ जाके रुकता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है लाइक एंड अनलाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लाइक एंड अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपन को पता ही है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। साउथ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो यदि लाइक पोल्स होते हैं तब तो रिपल्शन फोर्स होता है, और अनलाइक पोल्स होते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ये तो अपन जानते हैं, तो ह्यूमन नेचर भी होता है ना, ये तो ह्यूमन नेचर भी होता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और सेम पोल्स रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनमें सेम पोल में भी अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है ना। चलो फिर आता है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स क्या चीज़ है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझना। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये अपन को पता होता है कि कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ नॉर्थ है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ साउथ पोल है। यदि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, बीच में से ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, ये दो टुकड़े हो गए इसके ऐसे, ठीक है। तो क्या नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया, नहीं, ये नॉर्थ रहा और ये साउथ बन गया, और ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, तो फिर से वापस से मैग्नेट ही बन गई। यानी कि एक यूनिट पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। होंगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। यदि इसके भी फिर मैं दो टुकड़े कर दूं तो ये जो पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। इसके भी यदि दो टुकड़े कर दिए जाए तो ये जो पार्ट बनेगा ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। यानी कि पूरी एक मैग्नेट ही एग्जिस्ट करती है, कभी भी यूनिट पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। होंगे तो नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में होंगे, नहीं तो कोई भी मैग्नेटिक पोल नहीं होगा। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे चार्जेस में तो अपन बोल सकते हैं कि प्लस चार्ज अलग होता है, माइनस चार्ज अलग होता है, वो अलग अलग रह सकते हैं। और किसी क्लोज सरफेस के अंदर यदि मैं चार्ज रखता हूँ तो प्लस का क्यू रख सकता हूँ, माइनस का क्यू और कहीं होगा, मुझे मतलब नहीं है उससे। लेकिन यदि मैं किसी क्लोज सरफेस के अंदर यदि नॉर्थ पोल रखता हूँ तो साउथ पोल भी आएगा, क्योंकि यूनिट पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा मैग्नेट के अंदर डाइपोल ही पूरा साथ में होता है, कभी भी यूनिट जो एग्जिस्ट नहीं होता। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ये पूरा एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसमें नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। यानी कि पूरा एक मैग्नेट ही, अब मैग्नेट बोल दो या मैग्नेटिक डाइपोल बोल दो, एक ही बात है। यानी कि पूरा एक मैग्नेट जो होता है वो पूरा एक साथ में रहता है, कभी भी अलग अलग नहीं रह सकता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पोल्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या हो गया, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, मैग्नेट है, और मेरे पास में एक दूसरी रोड भी है। अब ये मैग्नेट है या नॉर्मल आयरन का एक रोड है, मुझे पता नहीं है। ये साउथ पोल इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। यदि ये आयरन की होती, जैसे मान लो ये इसका ए एंड है, ये इसका बी एंड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसको घुमा के ले आया, बी और ए ले आया। यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। लेकिन मान लो यहाँ यदि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता तो इसको घुमा के ले आता, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता। इसका मतलब क्या होता, यदि ये मान लो मैग्नेट होती तो ये नॉर्थ बनता और ये साउथ बनता, और यहाँ पे क्या लगता, अट्रैक्शन फोर्स। और यदि मैं घुमा के ले आता तो ये साउथ होता और ये नॉर्थ बनता, तो कौन सा लगता, रिपल्शन फोर्स। तो जैसे ही रिपल्शन फोर्स लग जाता तो मुझे पता चल जाता कि ये क्या है, मैग्नेट है, ये नॉर्मल रोड नहीं है। क्योंकि यदि मान लो ये नॉर्मल रोड होती तो इस केस में भी अट्रैक्शन लगता और इस केस में भी अट्रैक्शन लगता। तो अट्रैक्शन से अपन को पता नहीं चल रहा कि वो मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्शन तो मैग्नेट में भी लगता है, रोड में भी लगता है।
लेकिन यदि रिपल्शन लग रहा है तो केवल और केवल मैग्नेट के सेम पोल्स के बीच में ही लगेगा। तो रिपल्शन लगते ही अपन को पता चल जाएगा कि ये जो मटेरियल है वो क्या है, एक तरह से मैग्नेट है, तो वो नॉर्मल मटेरियल नहीं है। तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को देखते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अपने पास में क्या चीज़ें आती है। इंडक्शन तो अपन जानते ही हैं, ठीक है, इंडक्शन में तो कुछ नहीं है। इंडक्शन क्या चीज़ है, इंड्यूस्ड होना एक तरह से। तो मैग्नेट का इंड्यूस्ड होना, यानी कि यदि कोई नॉर्मल रॉड है वो मैग्नेट में कन्वर्ट होती है तो उसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन देखो किस तरह से होगा। जैसे मान लो ये अपने पास में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ऐसी, ठीक है, ये मैंने मान लिया नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास में मैं कोई दूसरी नॉर्मल आयरन की रॉड ले आया, तो अब क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो धीरे धीरे इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगी। वो कैसे करेगी वो अपन आगे देखेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे तब। तो धीरे धीरे मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगी। तो ये तो मैग्नेट थी ही अपने पास में नॉर्थ और साउथ। अब ये जो रोड है ये भी क्या बन गई, एक तरह से मैग्नेट बन गई। ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, अपोजिट पोल को इंड्यूस करती है। ये साउथ वाला ला रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो इसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो पोल स्ट्रेंथ सेम। पोल स्ट्रेंथ सेम से क्या मतलब है, उस चीज़ को समझना बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ठीक है, क्योंकि अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज़ें काम आती है अपने। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी है, इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगाने की कैपेसिटी है। तो अट्रैक्शन फोर्स लगाने की जो कैपेसिटी होती है उसको अपन नाम देते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम मास नहीं है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम जो है उसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। नाम से पता चल रहा है पोल की स्ट्रेंथ, यानी कि पोल कितने तेजी से अट्रैक्शन फोर्स या कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स लगा सकता है, तो उसी को अपन नाम देते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ। तो जितनी ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, यानी कि मैग्नेट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको प्लस एम से डिनोट करते हैं, और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ जो होता है उसको माइनस एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है वैसे नॉर्थ को प्लस एम लेते हैं, साउथ को माइनस एम लेते हैं। अब यदि मैं इस मैग्नेट को ऐसे दो टुकड़े कर दूं तो ये तो अपन को पता चल गया था किसमें कन्वर्ट हो गई थी, मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई थी। क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज हो गई? नहीं हुई, पोल स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। और दो टुकड़े कर दूंगा तो अभी भी एक मैग्नेट तो बनेगी ही, लेकिन पोल स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी जितनी पहले है। इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेंथ बड़ी है तो भी पोल स्ट्रेंथ उतनी है, लेंथ छोटी है तो भी पोल स्ट्रेंथ उतनी ही है। तो फिर किस पे डिपेंड करते हैं? यदि मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो एक तो ऐसी बन जाएगी, ठीक है, और एक अपनी ऐसी बन जाएगी ऐसी। ये नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ अब कितनी हो जाएगी? प्लस m/2। इसकी कितनी हो जाएगी? माइनस m/2। यानी कि यदि मैं परपेंडिकुलर लेंथ के परपेंडिकुलर दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तब तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, यानी कि पोल स्ट्रेंथ लेंथ पर तो डिपेंड नहीं करती। लेकिन यदि मैं इसकी इस लेंथ के अलोंग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उस कंडीशन में पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने पे पोल स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन लेंथ के चेंज होने पे पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। लास्ट अपने पास में आता है रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल का रिपल्शन अपन जानते ही हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे पढ़ेंगे वैसे अपन आगे डिटेल में, कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। मैग्नेट नहीं, कुछ मटेरियल ही ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। जैसे वाटर होता है, यदि मैं वाटर के पास में मैग्नेट को लेके जाऊंगा, ठीक है, यदि वाटर ऐसा है तो वो ऐसा हो जाता है, उसकी शेप वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है तो रिपेल होता है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिपल्सिव मटेरियल या डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल भी अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल भी कुछ ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, जैसे वाटर हो गया, H2O, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अपने पास में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने तो देखा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट तो वो हो गया जिसमें अट्रैक्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी होती है या अट्रैक्शन या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और मैग्नेटिज्म में जो अट्रैक्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं मैग्नेटिज्म। नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है मैग्नेटाइट, जो पहले से ही अर्थ पे पड़ी है।
आर्टिफिशियल मैग्नेट जो अपन ने बनाई है अपने अकॉर्डिंग, उसमें अपन ने देखा था बार मैग्नेट, हाँ हॉर्स शू मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल। टेम्परेरी मैग्नेट जो अपन ने बनाई जो जिसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए रहती है, जितने टाइम के लिए अपन को रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद में खत्म हो जाती है। परमानेंट मैग्नेट जिसमें इन्फिनिट टाइम तक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनी होती है, ये बनती है हार्ड स्टील या एल्निको से, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज अपन ने बोला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि मटेरियल में अट्रैक्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी होती है और ये साइड से कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है। डायरेक्टिव नॉर्थ हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ जाता है। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्शन, साउथ साउथ के बीच में रिपल्शन, नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉर्थ अलग नहीं हो सकता, साउथ अलग नहीं हो सकता। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, रिपल्शन से ही पता चलता है कि दूसरा मटेरियल मैग्नेट है या नॉर्मल रॉड है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन अपन ने देखा कि यदि नॉर्थ साउथ पोल के पास में यदि कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ले आओगे तो उसका जो सेकंड एंड है वो इसका नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा साउथ बन जाएगा, देखिए वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन बोल देंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। पोल स्ट्रेंथ सेम, अपन ने बोला लेंथ के अलोंग यदि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहती है। लेकिन यदि लेंथ के अलोंग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होती है, जिसको बोलते हैं रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये अपने पास में एक तरह से इस चैप्टर का कुछ जनरल चीज़ें थी। अब कुछ और डेफिनेशंस अपन देखते हैं, कुछ अच्छी सी डेफिनेशंस और आएगी अपने सामने, उनको और देखते हैं वो क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास में कुछ डेफिनेशंस है, अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर और क्वेश्चन आते भी हैं छोटे छोटे 1 मार्क्स के, या फिर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है या टॉपिक क्या है, कुछ डेफिनेशंस अपन की पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक लेंथ की, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कुछ चीज़ें देखो इस चैप्टर में, अब कुछ चीज़ें ऐसे आने वाली है जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। एकदम सेम की सेम रिवीजन रहेगा फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट का जो आधा चैप्टर है ना, उस आधे चैप्टर का तो एज इट इज रिवीजन है अब इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अपन देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अपन ने बोला था कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसको अपने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही कोई भी मैग्नेट जो होती है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करती है जिसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल को लाया जाए तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है, चाहे तो वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो। तो यदि फोर्स लगता है तो इसका मतलब ये वो जो पोल है वो कहाँ आ गया, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। मैग्नेटिक लेंथ जो है वो क्या चीज़ है, अपन मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये अपने मान लिया ये अपने पास में मैग्नेट है, इसकी लेंथ जो है वो मैंने मान ली L है, जो इसकी जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो L है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अपन बोलते हैं कि जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, तो अंदर की तरफ ये पोल्स। तो इस मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है जिसको बोला जाता है इसकी इफेक्टिव लेंथ, उस इफेक्टिव लेंथ को ही बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। तो इसको अपन ने कैपिटल L से डिनोट किया है, तो मैं इसको बोल दूंगा कैपिटल L है। ये क्या चीज़ है कि मैग्नेट के जो दोनों पोल्स है उन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको नाम दिया जाता है इसकी इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ। अब ये होती कितनी है, ये तो जियोग्राफिकल लेंथ है, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो जियोग्राफिकल लेंथ का 5/6 पार्ट होती है। मैग्नेटिक लेंथ जो होती है इसको मैग्नेटिक लेंथ भी बोल दो, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं L इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो इस पूरी जियोग्राफिकल लेंथ जो होती है, यानी कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है पूरी मैग्नेट की, उसकी 5/6 पार्ट होती है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मैग्नेट की जो जियोग्राफिकल लेंथ है वो 6 मीटर है, देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्टिव लेंथ। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, तो अपन क्या बोल देंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, L इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 × 6 यानी कि 5 मीटर। यानी कि यदि 6 मीटर की होती तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती, 5 मीटर होती। यानी कि इससे 0.5 मीटर अंदर की तरफ पोल होता और यहाँ से 0.5 मीटर अंदर की तरफ पोल होता, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ या जो आज एक तरह से मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नेटिक लेंथ की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन किधर होती है,
मैग्नेटिक लेंथ की डायरेक्शन अपन मानते हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। मैग्नेटिक लेंथ की जो डायरेक्शन होती है इस एल की, वो डायरेक्शन मानी जाती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये अपने पास में मैग्नेटिक लेंथ हो गया। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है कि एबिलिटी टू अप्लाई द अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स टू द मटेरियल बाय एनी मैग्नेट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इस पोल के कारण या ये पोल किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर कितना अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स लगा सकता है, वो ही क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है। तो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से डिनोट किया जाता है, साउथ पोल की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से डिनोट किया जाता है। किसी एक मैग्नेट के दोनों पोल्स जो होती है उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम ही होती है। ठीक है तो मैग्नेट के दोनों पोल्स की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है। अब समझो इस चीज़ को, ये तो अपन ने बोल दिया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो गई। अब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यदि फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एक तो फॉर्मूला ये आता है F/B। ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये आता है F/B। तो यहाँ से B जो होता है वो होता है F/m होता है, या F बराबर जो होता है वो आता है mb। समझ में आ रही चीज़? तो F बराबर तो आता है mb और m बराबर आता है, यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे m जो होता है, आप यूँ समझो कि m जो है वो एज ए चार्ज है। ठीक है, जैसे इसको अपन कंपेयर करें कि एक तो प्लस q चार्ज है और एक माइनस q चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, तो इस प्लस q चार्ज में फोर्स कितना लगेगा, प्लस q चार्ज में फोर्स कितना लगता है QE। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है mb, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है QE। यदि m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वाला पोल B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है mb। यदि Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है QE। सेम वैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m जो होता है F इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, F इक्वल टू mb। इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपन बोल रहे हैं, वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के लिए अपने पास फॉर्मूला तो ये आ गया m इक्वल टू F/B। तो इसकी यदि यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, तो न्यूटन पर टेस्ला। तो इसकी एक यूनिट आती है न्यूटन पर टेस्ला। ठीक है, और इसकी एक और यूनिट अपन आगे फॉर्मूला आएगा उससे निकाल लेंगे, इसकी एक यूनिट आती है एम्पियर मीटर। ठीक है, वो अपन आगे एक फॉर्मूला आएगा उससे पता चल जाएगा। तो या तो न्यूटन पर टेस्ला या एम्पियर मीटर। और इसके यदि अपन डायमेंशन की बात करेंगे तो एम्पियर मीटर का मतलब कितना हो गया, A1 L1। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होती है उस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट और डायमेंशंस निकल के आती है। और समझो जैसे ये मैग्नेटिक पोल है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है। ठीक है, एक चीज़ समझना, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये प्लस m, ये माइनस m। यदि मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ इस तरह से, ये नॉर्थ ये साउथ, तो भी एक प्लस m क्या रहेगा, ये माइनस m रहेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नेट की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है यदि अपन बात करें, जैसे मान लो ये मैग्नेट थी अपनी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैंने इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो मैं, जब इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ऐसे कोई मैग्नेट बनी इस तरह से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जब देखा गया तो ये तो हो गया प्लस m/2, ये हो गया माइनस m/2। यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी प्लस m थी, इसकी माइनस m थी। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। यदि लेंथ को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, लेकिन यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट। एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है, दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करती है। भी मटेरियल एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है, लेंथ जो होती है उस लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। और तीसरा किस पे करती है, मटेरियल के ऊपर करती है
कि अपन ने जो मटेरियल लिया है मैग्नेट को बनाने के लिए, वो मटेरियल कैसा है। भाई मटेरियल अच्छा होगा तो मैग्नेट अच्छी बनेगी, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, और मटेरियल बुरा होगा तो बुरी मैग्नेट बनेगी, कम अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। तो इसलिए मटेरियल के ऊपर भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये अपने पास में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक डाइपोल। इसको समझो, मैग्नेटिक डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे ये क्या बन रहा है, ये है क्या एक्चुअल में, एक में प्लस एम एक में माइनस एम, सेम पोल स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक पोल होते हैं, और माइनर यानी स्मॉल डिस्टेंस पे भी रहते हैं, तो इसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक तो प्लस एम और एक माइनस एम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एम होती है। प्लस एम का मतलब नॉर्थ पोल और माइनस एम का मतलब साउथ पोल। तो एक तरह से पूरी मैग्नेट ही तो हो गई है। ठीक है, तो ये पूरी मैग्नेट है, ये इसका प्लस एम है, ये इसका माइनस एम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो इसको अपन बोलते हैं एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही अपना क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। और नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसको अपन एम से डिनोट करते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था अपन ने, और मैंने बोला था नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, क्या था, चार्ज इनटू लेंथ, तो वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, तो m इंटू 2a, ये अपने पास में आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जहाँ पे 2a जो होती है इसको बोलते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की सीधी डिस्टेंस। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की सीधी डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ, और यहाँ पर वही काम में ली जाती है। आगे क्वेश्चंस करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपने पास में ये आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। भाई मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिधर लेंथ की डायरेक्शन होती है। और लेंथ की डायरेक्शन किधर थी, ये अपने देखा था, लेंथ की जो डायरेक्शन आई थी वो किधर आई थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये इसकी डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ की तरफ। वैसे भी अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हो गई। इसकी यदि मैं यूनिट निकालूंगा तो यूनिट क्या आएगी, इसकी तो एम्पियर मीटर, और ये मीटर और, तो यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में इसकी यूनिट निकल के आएगी। और इसकी जो डायमेंशंस निकालेंगे, यदि अपन डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, A1 L2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपने पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अपने सारी चीज़ें देख ली। अब उसके बाद में देखो इसके अंदर क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यूनिट एम्पियर मीटर हो गया, डायमेंशन A1 L2 हो गई। अब देखो उसके बाद में कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये बोला कि ये अपने पास में एक मैग्नेट थी ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और इसकी लेंथ जो है वो L है। ठीक है, अब L इफेक्टिव लेंथ ही मानेंगे अपन। यदि मैंने इसका डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैंने m मान लिया, प्लस m और माइनस m, यदि मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलूँगा तो क्या आएगा, m इंटू एल, ऐसा ही होगा। एक पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, ये इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ गया। अब मैंने क्या किया है, इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया, और मैं किसी एक पार्ट की स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, और इसमें अपन बोलते हैं कि लेंथ के अलोंग काट, लेंथ के परपेंडिकुलर काटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ जरूर आधी हो जाएगी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब वे देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m डैश देखेंगे तो m इंटू L/2, ऐसा होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तो ml तो क्या है, m है, तो ml तो अपना m हो गया, तो m डैश क्या हो जाएगा, m/2। समझ में आ रही चीज़, यानी कि यदि लेंथ के परपेंडिकुलर दो पार्ट्स में कट कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यदि मान लो सेकंड केस मैंने ये लिया, ये अपने पास में कोई मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक डाइपोल है एक तरह से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये प्लस m और ये माइनस m, ऐसा ही है। इसकी लेंथ वही मैंने मान ली L है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m इंटू एल, ऐसा ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया और किसी एक पार्ट की स्टडी करी। ठीक है, तो मैंने ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया,
तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो लेंथ तो चेंज नहीं हुई, लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। ये अपन ने देखा था कि यदि लेंथ के अलोंग दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ होते ही मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। अब देखो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, m/2 इंटू एल हो जाएगा। और ml किसके इक्वल था, m के इक्वल, यानी कि m डैश जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m/2, यानी कि फिर से डाइपोल मोमेंट जो है वो पहले का डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़, यानी कि पहले तो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो गया था, यदि लेंथ के परपेंडिकुलर दो पार्ट्स में कट करोगे तो भी डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है, ठीक है। और लेंथ के अलोंग यदि दो पार्ट्स में कट करते हो तो भी डाइपोल मोमेंट जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। और समझो और क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, और क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बाकी अपनी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई है, और क्वेश्चंस और देख लेते हैं और क्या बनते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको नहीं लगा। कई बार तो पढ़ाते पढ़ाते मैं यूँ हो जाता हूँ कि मुझे बहुत देर हो गई पढ़ाते हुए, पता नहीं अब क्या, मुझे दिखता नहीं है कि कितने मिनट का वीडियो हो चुका, तो मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे एक पता नहीं है। चलो थर्ड केस इसमें देखते हैं, थर्ड केस क्या बनता है। थर्ड केस अपने पास में ये है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये +m है और ये -m है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m/l, इतना ही रहेगा। अब मैंने क्या किया है, इस मैग्नेट को सेमी सर्किल में बैंड कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने इस मैग्नेट को सेमी सर्किल के अंदर बैंड कर दिया। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये मान लो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मान लो इसकी r है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है पूरी इसकी मिला के, ये लेंथ कितनी मानेंगे अपन, ये लेंथ अपन को पता है कितनी है, l है, ठीक है। इस l को तो ऐसे बैंड किया है। तो अब मैं यदि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूँगा तो क्या होगा, m इंटू लेंथ कितनी लूँगा इसमें, मैंने बोला था जो ये लेंथ ली जाती है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की सीधी डिस्टेंस होती है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच की सीधी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2r, इतनी है 2r डायमीटर के इक्वल। अब देखो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि L = πr, इसकी ये लेंथ कितनी होगी, πr, और πr किसके इक्वल होगा, L के। भी पूरा होता तो 2πr हो जाती, और हाफ ही है तो πr हो जाएगा, πr किसके इक्वल होगा, L के। तो यहाँ से r किसके इक्वल आएगा, L/π। इस r की वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर दूँ तो m डैश जो आएगा वो आ जाएगा 2m, और r की जगह अपन बोलेंगे L/π। ml जो था वो m के इक्वल था, तो m डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 2m/π। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उसको सेमी सर्किल में बैंड कर दिया या 1/4 में बैंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे यही था, ठीक है। ये तो इसका अपन ने मान लिया फर्स्ट केस है। सेकंड केस मैंने इसको भी माना कि मैंने इसको ऐसे बैंड कर दिया ऐसे, ठीक है, 1/4 में, यूँ मानो ऐसे बैंड कर दिया मैंने इसको, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। और वो इसकी रेडियस जो है वो मैंने मान ली क्या है, r है। अब बताओ, तो पहले तो ये था, अब अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। लेंथ कितनी होगी नॉर्थ और साउथ के पोल की, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, ये r है और ये r है, तो ये कितनी होगी, √2r, यानी कि कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। अब देखो ये लेंथ पूरी कितनी है वैसे, l, ठीक है, और यदि r की फॉर्म में देखेंगे कितनी है, πr/2, भी पूरी होती है 2πr, लेकिन उसका फोर्थ पार्ट है तो 2πr/4, 2πr/4 कितना होगा, πr/2, यानी कि मैं बोल दूंगा l जो है वो किसके इक्वल है, πr/2, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, 2l/π के। इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो m डैश जो आएगा वो आ जाएगा m√2, और r की जगह अपन बोलेंगे m√2, और r की जगह बोलेंगे 2l/π, 2l/π। m इंटू एल तो हो जाएगा कैपिटल M, तो m डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2√2 कैपिटल M/π। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो वो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, वो सेमी सर्किल में बैंड कर सकता है, वो पूरे सर्किल में बैंड कर सकता है, वो 1/4 में बैंड कर सकता है, वो किसी अल्फा एंगल में बैंड कर सकता है। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो अपना इसको ऐसे करना है, ठीक है। और समझो और क्या, इसमें लास्ट एक और केस बनता है, ये अपना थर्ड केस था। फोर्थ केस क्या है,
यदि मान लो दो मैग्नेट्स ऐसे रखी हुई है, ठीक है, यूँ मानना कि दो मैग्नेट्स हैं वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, लाइन पहले बना दी ताकि डायग्राम ढंग से बन जाए। एक मैग्नेट तो ऐसे रखी हुई है और एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये मान लो साउथ पोल, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये मान लो साउथ पोल, ये मान लो नॉर्थ पोल। इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डाइपोल मोमेंट m2 है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। अब अपन से पूछा गया है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का सीधा सीधा अपने पास तरीका क्या होता है, दो वेक्टर्स का सम निकालना, रूट में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा। ये अपने पास में नेट डाइपोल मोमेंट जो निकल के आ जाएगा। मान लो नेट डाइपोल मोमेंट अपना कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, और उसने अल्फा एंगल बना रखा है m1 से। तो अल्फा की डायरेक्शन का फॉर्मूला वही फॉर्मूला अपन वेक्टर वाला लगाएंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या, m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 कोस थीटा। ये अपने पास में डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो अपन ने देख ली हैं, उनमें और कोई चीज़ नहीं बची है। सारी डेफिनेशंस अपन ने देख ली है बढ़िया तरीके से। तो फर्स्ट तो अपन ने देख लिया मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है, फिर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देख ली थी। उसके बाद में अपन ने डेफिनेशंस देख ली है। अब देखो इसके अंदर एक और टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, सॉरी कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ तो बाद में देखेंगे, पहले अपन बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने कूलॉम्स लॉ देखा था, उसका फॉर्मूला क्या आया था, K/Q1Q2/r², ठीक है। अब यहाँ पर भी यदि अपन कूलॉम्स लॉ लगाएं, ठीक है, यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी स्मॉल m, ठीक है। तो सेम वही वो चीज़ें चलेगी जो अपन ने वहाँ पढ़ी थी, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो जैसे वहाँ था वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे वहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आएगी। जैसे वहाँ पे डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसे ही चलेगी। तो इसको अपन देखते हैं आगे क्या चीज़ है अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में आता है कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में कूलॉम्स लॉ क्या निकल के आएगा वो चीज़ समझना, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास में एक तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m1 का मैग्नेटिक पोल है और एक m2 का मैग्नेटिक पोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। अब यदि ये सेम नेचर के होंगे तब तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, साउथ साउथ है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो तो डिपेंड करेगा इनकी पोलरिटी के ऊपर कि नॉर्थ और साउथ है तो क्या है, ठीक है। लेकिन कितना लगेगा वो कैसे पता चलेगा, कूलॉम लॉ से, ठीक है। इसने क्या बोला था, जैसे वहाँ चार्जेस का था, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का है, इसने बोला कि दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स जो होता है, ठीक है, फोर्स बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीपल्स ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उनके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है तो इसको अपन Fm से डिनोट कर देंगे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स था उसको अपन Fe से डिनोट किया था। और दूसरा इसने बोला कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ में जब लिखा जाता है तो अपन बोलेंगे Fm डायरेक्टली किसके हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r² के हो जाएगा ऐसे, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जो होता है उसको अपन k से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा k m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा। k जो होता है इसकी वैल्यू होती है, इसको अपन लिखते हैं μ0 अपॉन 4π। k जो होता है उसको लिखते हैं μ0 अपॉन 4π। वहाँ पे k होता था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होता है μ0 अपॉन 4π। और इसकी वैल्यू जो होती है μ0 की वो तो होती है 4π × 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई 4π, ऐसे कैसे 4π से 4π कैंसिल
तो इसकी के की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसकी यूनिट और निकाल के देखेंगे यूनिट क्या आएगी। तो फिलहाल वैल्यू पुट करते हैं μ0/4π। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना आ जाएगा μ0/4π और इधर आ जाएगा m1 m2/r²। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आता है उसका फॉर्मूला आता है μ0/4π m1 m2/r²। ठीक है, ये कब है जब दोनों मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बीच में एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, तो K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, जो अपना फॉर्मूला आया है ये वाला, इसमें K वही K चीज़ आ गई, K वही दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो मीडियम के ऊपर और एक यूनिट सिस्टम के ऊपर। तो अपन ने बोल रहे हैं मीडियम एयर या वैक्यूम आता है तो ये आती है। यदि मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो मीडियम के केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसमें μ0 की जगह क्या आ जाएगा μ0 μr। पढ़ते हैं अपन ये 4π ऐसे कैसे m1 m2/r²। ये मीडियम के केस में दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला आएगा μ0 μr/4π m1 m2/r²। और कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन को एयर या वैक्यूम मानना है, तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा μ0/4π m1 m2/r²। ठीक है, तो ये अपने पास में फोर्स आता है। और K की यदि अपन बात करें तो K किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा किस पे यूनिट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अपने कुलाम्स कांस्टेंट देखा था, वैसे यहाँ पे ये वाला कुलाम्स कांस्टेंट और मैग्नेटिज्म वही मीडियम और यूनिट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला आता है कुलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो कल देखेंगे। यहाँ तक पढ़ते रहो, चैप्टर छोटा है, जल्दी हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको तैयार करते हुए चलो। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार करो, फिर आगे अपन इसकी कंटिन्यू कैरी अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो एंड वेरी ऑल द बेस्ट।